बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज की क्लास में मॉडल पेपर सेकंड सॉल्व करेंगे, जिसमें आपके लिए एमपीपीबी का सिलेबस इंक्लूडेड है, सीएचओ का अलग अलग स्टेट का सिलेबस इंक्लूडेड है। अभी अपकमिंग टाइम में पीजीआई और जेआईपीएमईआर की भी वैकेंसी आ गई हैं, तो उनका सिलेबस भी यहाँ पे दैट मीन्स एक क्लास सभी पेपर्स के लिए यहाँ पे रहने वाली है। और जिनका भी इसी मंथ पेपर होने वाला है, स्पेशली एमपी व्यापम का और सीएचओ का, तो अलग अलग स्टेट में अलग अलग जगह पेपर है, उन सभी के लिए क्लासेस उन सभी के लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, चाहे वो कर्नाटका सीएचओ का पेपर हो या फिर त्रिपुरा में हो, कहीं पर भी सीएचओ का पेपर हो, उसका सिलेबस आपको 4 या 5 क्लास में पूरा सिलेबस आपको क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, वो चीज़ें प्रोवाइड करवा दी जाएंगी। जिनका एमपी व्यापम का पेपर है, अलग अलग स्टेट में सीएचओ का पेपर है, तो आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर डायरेक्ट कांटेक्ट करके सभी पेपर्स को ले सकते हैं। प्राइस बहुत ही कम रखी गई है, या फिर हम ये कह सकते हैं बहुत चीप प्राइस है, हर एक कैंडिडेट अफोर्ड कर सकता है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। बट जो लोग नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस करके रखें, जिससे कभी भी क्लासेस अपडेट हो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप लोग क्लासेस को ज्वाइन कर सकें। रिसेंट में जेआईपीएमईआर की वैकेंसी निकली है, मैं आपको बता दूं, तो आप लोग जो भी लोग फॉर्म भरने के लिए इंटरेस्टेड हो, प्लीज़ फॉर्म फिलअप करना, क्योंकि सैलरी अच्छी रहेगी, आपका सीबीटी होगा और आपका सीबीटी नेक्स्ट मंथ ही होगा। जेआईपीएमईआर में रिजल्ट जल्दी आके इवन ज्वाइनिंग भी जल्दी दे देते हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ऑक्सीडेशन इन केमिकल रिएक्शन इज द, ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में कि जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है केमिकल रिएक्शंस में, तो क्या होगा उसमें, लॉस ऑफ नाइट्रोजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ हाइड्रोजन या फिर गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो किसका लॉस होगा या फिर कौन बढ़ेगा, किसका लेवल बढ़ेगा। तो जो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होती है, जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उनमें जब ऑक्सीडेशन की प्रोसेस होगी तो क्या देखने को मिलेगा, इसमें क्या होगा कि कभी कभी जो एटॉम्स हैं, या तो हम इसको ये कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं या फिर एटॉम्स हैं, वो क्या होंगे, उनमें एक रिएक्शन देखने को मिलेगा। लेकिन इसमें हमेशा क्या होगा कि जो ऑक्सीजन का लेवल है वो क्या होगा, बढ़ेगा। तो यहाँ पर यही आपका आंसर होगा कि ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो जो पंचवर्षीय योजना थी, क्या थी, पंचवर्षीय योजना थी। तो यहाँ पर जो पहली पंचवर्षीय योजना थी वो कब आई थी, 1969 टू 1974, 1956 से 1961 में, 1961 से 1966 में, या फिर 1951 से 1956 में। तो पंचवर्षीय योजनाएं हैं, क्या है, पंचवर्षीय योजना है, या फिर हम इसको ये कह सकते हैं 5 ईयर प्लान्स। तो 5 ईयर प्लान्स लाए गए थे जनरली यहाँ पर कब, 1951 से 1956 में। कब, 1951 से 1956 में। एक इंडियन इकोनॉमी के लिए एक क्या लाया गया था, योजनाएं लाई गई थी। तो फर्स्ट लाई गई थी कब, 1951 से 1956 में। 5 ईयर प्लान मतलब एक पंचवर्षीय योजना, पंच का मतलब होता है 5, तो यहाँ पर सबसे पहली पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 से 1956 में। फिर यहाँ पर सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ पर आती रही, फिर हॉलीडेज भी रहे, थर्ड के बाद यहाँ पर गैप लगा। लेकिन जो लास्ट 5 ईयर प्लान था वो आपको आ सकता है, तो वो था 2012 से लेके 2017 के बीच में। कब, लास्ट यदि पूछते हैं लास्ट कौन सी थी, 12वीं पंचवर्षीय योजना। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाएं नहीं आई, फिर आया था नीति आयोग, जो कि 2015 से 2017 के बीच में रहा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ याद रखना है, पंचवर्षीय योजना, पंचवर्षीय योजनाओं के बाद फिर आता है नीति आयोग, तो 2015 में लाया गया था। यहाँ पर नीति का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, तो वो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। मैं आपको इसलिए छोटे छोटे पॉइंट्स बता रही हूँ, आपको एग्जाम में आते हैं। नीति का फुल फॉर्म आता है, नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो रहते हैं। तो एट प्रेजेंट पीएम कौन है, नरेंद्र मोदी जी। नीति आयोग के चेयरमैन एग्जाम में आते हैं, तो वो है मोदी जी। जो भी देश का प्रधानमंत्री रहेगा वही नीति आयोग का चेयरमैन होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हु इंट्रोड्यूस्ड द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस प्रिंसिपल कौन लेके आया था, विलियम हार्वे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, जॉर्ज मैंडल या फिर रॉबर्ट ब्राउन। तो यहाँ पर इनहेरिटेंस
क्या है? अनुवांशिकी। इनहेरिटेंस का मतलब क्या है? अनुवांशिकी। तो यहाँ पर जो लेके आए थे वो कौन लेके आया था? तो ये जो लेके आए थे क्या इनहेरिटेंस और अनुवांशिकी के प्रिंसिपल, तो वो लाए थे जॉर्ज जॉन मेंडल। क्या है? जॉर्ज जॉन मेंडल लेके आए थे। इनकी जो सबसे अच्छी खोज थी, इनके लिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है। और इन्होंने इनहेरिटेंस के लिए जो अनुवांशिकी है उसके लिए आपने 11th-12th में आई थिंक जो मटर के बीज होते हैं, मटर के सीड होते हैं, उनके बीच में इन्होंने सबसे पहले जो अपने डिस्कवरी की थी उसी में की थी। तो जो मटर के सीड होते हैं इसमें इन्होंने क्या किया था? सबसे पहले इनहेरिटेंस को डेवलप किया था। इन्हीं के लिए फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स भी कहा जाता है, जॉन मेंडल और जॉर्ज जॉन मेंडल। नेक्स्ट है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिकल डिवाइस इज यूज टू सपोर्ट द पेशेंट बैक। तो पेशेंट के बैक को सपोर्ट करने के लिए कौन सी मेडिकल डिवाइस है जो यूज़ की जाती है? बेड क्रेडल, फुट बोर्ड, बैक रेस्ट या फिर कार्डियक टेबल। क्या यूज़ किया जाता है पेशेंट के बैक को सपोर्ट करने के लिए? तो पेशेंट के बैक को सपोर्ट करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है वो कहलाती है बैक रेस्ट। क्या कहलाएगी? बैक रेस्ट। नेक्स्ट है यहाँ पर क्वेश्चन विच हार्मोन इंक्रीज द ब्लड प्रेशर बाय कॉन्स्ट्रिक्टिंग आर्ट्रियोल्स ड्यूरिंग सीवियर हेमरेज। तो कौन सा हार्मोन हेल्प करेगा, ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा, जिसके कारण जो आर्ट्रियोल्स है, सीवियर हेमरेज होता है, ब्लीडिंग होती है, तो उस टाइम पे आर्ट्रियोल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट मतलब सिकोड़ने का काम कौन सा हार्मोन करेगा? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, ऑक्सीटोसिन, एंटी डाययूरेटिक या फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो जब भी क्या होता है, ब्लीडिंग होती है पेशेंट में, तो हमें जो यदि क्वेश्चन आता है ब्लीडिंग हो रही, हेमरेज हो रहा है, फर्स्ट प्रायोरिटी होती है हमें उस ब्लीडिंग को कंट्रोल करने की। फिर यहाँ पर कहा है कि कौन सा हार्मोन क्या होगा? इंक्रीज करेगा किसको? बीपी के लिए जो आर्ट्रियोल्स उनको कॉन्स्ट्रिक्ट करने का काम करेगा। जब भी ब्लीडिंग होगी, हेमरेज होगा, तो वो होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एडीएच हार्मोन। नेक्स्ट वन द प्रोटीन प्रेजेंट इन म्यूकस। म्यूकस में कौन सा प्रोटीन होगा? ग्लूटेन, म्यूसिन, न्यूमिन या फिर मायोसिन। तो जो प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा किसमें? म्यूकस में। म्यूकस का मतलब है जो आप मुंह में जो भी आपके लिए सीक्रेशन होगा, जहाँ पर भी जो म्यूकस रहेंगे उसमें जो यदि प्रोटीन पूछें तो वो कौन सा होगा? वो होगा म्यूसिन प्रोटीन। नेक्स्ट वन है यहाँ पर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। तो इनमें से नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सी है? ट्यूबेक्टोमी, बेसेक्टोमी, ब्रेस्ट फीडिंग या फिर इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है यहाँ पर कौन सी? ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग है, एब्सिस्टेंस है, यहाँ पर एक क्या हो गई? नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड हो गई, जिसमें आपको ना कोई पिल्स लेना है, कुछ भी नहीं करना है, आप फैमिली प्लानिंग कर सकते हैं। ब्रेस्ट फीडिंग के लिए क्यों? क्योंकि इस टाइम पर जब भी बेबी फीड करते हैं, जनरली 1 मंथ तक, जब तक आपके पीरियड्स नहीं आना स्टार्ट होते हैं तब तक, लेकिन अलग अलग वुमेन की जो फिजियोलॉजी है, फिजियोलॉजी स्पेशली बॉडी की, वो अलग होती है। किसी किसी में ब्रेस्ट फीडिंग ओनली 1 मंथ तक जो कम्प्लीटली काम करेगा फैमिली प्लानिंग का, बिना किसी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए। किसी किसी में 2 मंथ ही, किसी किसी में 6 मंथ तक, ये डिपेंड करता है आपकी बॉडी पर। लेकिन यदि एग्जाम पर्पज से बात करें हम, तो नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड है यहाँ पर क्या? ब्रेस्ट फीडिंग। नेक्स्ट वन नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट एंड रिदम इज टर्म्ड एज। तो जब भी रेस्पिरेटरी रेट क्या है? नॉर्मल है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाएगा? एपनिया, टैकीकार्डिया, इओपनिया या फिर ब्रेडिकार्डिया। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी? तो यहाँ पर एपनिया का मतलब होता है सेजेशन, मतलब ब्रीदिंग क्या हो रही है? स्टॉप हो रही है रेस्पिरेटरी रेट, तो वो क्या है? एपनिया। फिर आता है यूओपनिया। तो मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि जब भी आपको एग्ज़ाम में आता है, जब भी आपको एग्ज़ाम में आता है, नॉर्मल कुछ भी पूछे, नॉर्मल लेबर पूछे तो यूटोकिया, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट पूछे तो यूओपनिया, ई यू वर्ड जुड़ा रहेगा। नॉर्मल पूछते हैं, कुछ भी प्रॉब्लम पूछते हैं तो डिस वर्ड जरूर जुड़ा रहेगा। डिस्टोकिया एबनॉर्मल लेबर हो गया, डिस्निया जो रेस्पिरेटरी रेट है या फिर ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी हो गई। तो जब भी वर्ड क्या जुड़ जाए? डिस जुड़ जाए मतलब कुछ एबनॉर्मल है, ईयू जुड़ जाए मतलब कुछ नॉर्मल है। टैकीकार्डिया यहाँ पे पूछा है तो इसका मतलब होगा जो पल्स रेट है कितनी हो रही है? ओवर 100 बीट, ओवर 100 हो रही है। तो
यहाँ पर टैकीकार्डिया का मतलब 100 से ज़्यादा पल्स रेट हो रही है, ब्रैडी का मतलब 60 से कम हो रही है। नेक्स्ट वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू असेस द क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। नर्सिंग केयर की क्वालिटी को असेस करने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा? बेड साइड क्लिनिक, नर्सिंग ऑडिट, फिजिकल प्लान या फिर सेल्फ डिस्ट्रक्शन। क्या यूज़ किया जाएगा क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर के लिए? तो वो होगा यहाँ पर नर्सिंग ऑडिट। टाइम टू टाइम नर्सिंग ऑडिट किए जाते हैं हॉस्पिटल में। यदि आप नर्सिंग कॉलेज में हैं तो वहाँ पर भी ऑडिट होते हैं। तो वही एक क्या है, नर्सिंग केयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए कि और किस तरीके की ज़रूरतें हैं हॉस्पिटल्स में, कॉलेज में, तो क्या किया जाता है? नर्सिंग ऑडिट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज फॉलोज बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग किस तरीके का कम्युनिकेशन होगा? विजुअल वन वे, ऑडियो विजुअल वन वे, विजुअल टू वे या फिर ऑडियो विजुअल टू वे। तो यहाँ पर वीडियो कॉन्फ्रेंस, आप मान लीजिए व्हाट्सएप में किसी से कॉल कर रहे हैं तो आपको ऐसा नहीं है कि सामने वाला बस बोल पाएगा, आप भी बोल पाएंगे, तो विजुअल वन वे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। ऑडियो विजुअल वन वे तो ऐसा भी नहीं, सामने वाला जो बोल रहा आप भी सुन सकते, वो जो बोल रहा तो आप भी सुन सकते, देख सकते हैं। विजुअल टू वे तो व्हाट्सएप में या फिर जब भी आप वीडियो कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ऐसा नहीं ओनली आप देखेंगे, बस आपकी आवाज़ भी जानी चाहिए। तो ऑडियो विजुअल टू वे क्या होगा? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑडियो विजुअल टू वे। अब इसके लिए आप एग्जाम्पल के तौर पर ले लें, आप किसी से गूगल मीट पे बात करते हैं, मीटिंग करते हैं, जूम पे मीटिंग करते हैं, व्हाट्सएप पे मीटिंग करते बात करते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस यदि होती है तो ऐसा नहीं आपकी फेस बस दिखेंगे, आपको बोलना भी पड़ेगा, आपके सामने जो अपोजिट में वो भी आपसे बोलेगा। तो ये क्या हो जाएगा? होगा टू वे। क्या होगा ये होगा टू वे कॉन्फ्रेंसिंग। तो इसके लिए हम क्या आंसर करेंगे? ऑडियो विजुअल टू वे। नेक्स्ट वन, द कंडीशन वेयर अ पेशेंट सीज अ रोप एंड फियर्स इट टू बी अ स्नैक्स इज कॉल्ड। तो ऐसी कंडीशन जिसमें किसी मरीज को लग रहा है रस्सी डली है, रस्सी को सांप समझ ले, क्या कहलाएगा? डीपर्सनलाइजेशन, हेल्यूसिनेशन, इल्यूजन और डिल्यूजन। क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाएगी यदि कोई पर्सन रस्सी को सांप समझ ले? तो ये कहलाता है इल्यूजन। क्या होगा? इल्यूजन। वहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट है लेकिन वो चीज़ नहीं है जो आपको लग रहा है, तो ये क्या है? ये होगा इल्यूजन, रस्सी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द एक्सेसिव वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डिटोरिएटिंग द हेल्थ ऑफ द मदर इज नोन एज। प्रेगनेंसी में जब वॉमिटिंग होती है तो माँ की कंडीशन को तो डिटोरिएट करेगी। एक दो बार वॉमिटिंग हुई नॉर्मल है, लेकिन यदि इससे ज़्यादा होती है और ये प्रेगनेंसी में हो रही है तो हम इसको क्या कहेंगे? प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एक्लेम्सिया, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम और अबॉर्शन। तो अबॉर्शन का मतलब सबको पता है कि जो कॉन्सेप्शियस मटेरियल है उसका एक्सपेल आउट होना बिफोर वायबिलिटी। फिर आता है यहाँ पर एक्लेम्सिया और प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो एक्लेम्सिया का मतलब है ब्लड प्रेशर का बढ़ना, कब? प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन में भी प्रेगनेंसी में बीपी का बढ़ना, अब इसमें एक्लेम्सिया, प्री एक्लेम्सिया आएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग हो रही है जिससे माँ की कंडीशन क्या हो रही? बिगड़ रही, डिटोरिएट हो रही है। तो ये क्या कहलाएगा? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम। और ये क्यों होता है? जो एससीजी हार्मोन है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, इसका लेवल बढ़ने के कारण। तो जनरली जो एडवाइस किया जाता है जब हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम हो, डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि ये अपने आप जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर बस ही रहेगा, सेकंड से अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन यदि किसी में इतनी ज़्यादा सीवियरिटी हो जाती है कि उसको आईवी फ्लूइड देने की ज़रूरत भी पड़ जाती है, लेकिन माँ को एडवाइस किया जाता है कि जो नॉर्मल हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम हो रहा है तो ये 4 महीने की प्रेगनेंसी में और या फिर ये कह सकते हैं कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में धीरे धीरे ठीक होने लगता है। ये होता है एससीजी हार्मोन का लेवल बढ़ने के कारण। एससीजी हार्मोन है उसका लेवल जितना ज़्यादा होगा वॉमिटिंग होगी। लेकिन एडवाइस किया जाता है कि अब आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो कुछ बिस्किट्स लें, टोस्ट लें, मतलब मिनिमल डाइट लें लेकिन बार बार लें। तो ये क्या है? हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम को ट्रीट कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर यदि जब सीवियरिटी ज़्यादा होती है तो हॉस्पिटलाइज करने की ज़रूरत भी पड़ जाती है, रिएक्शन को क्रिएट करने का काम भी कर। की क्लास का जो क्वेश्चन है, जो मेटक्लोप्रामाइड है, जनरली जो रेडियोथेरेपी दी जाती है या फिर कीमोथेरेपी दी जाती है तो उसके बाद जो मॉर्निंग सिकनेस टाइप से रहेगी या फिर नोजिया वॉमिटिंग होगा उसको प्रिवेंट करने में इसका यूज़ होता है, क्योंकि एंटी एमेटिक है, एंटी सिकनेस मेडिसिन है। लेकिन इसका जो साइड इफ़ेक्ट है वो क्या हो सकता है? वो है पार्किंसन रिएक्शन या फिर बॉडी में ट्रिमर्स आना, थोड़ा बहुत ये क्या है इसके साइड इफ़ेक्ट? डिजीनेस फील होना। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है,
A patient is prescribed to take sucralfate for gastric ulcer disorder. The nurse should inform the patient to take this drug at which of the following time. तो यहाँ पर जो सुक्रालफेट मेडिसिन दी जा रही है पेशेंट के लिए, तो यहाँ पर नर्स कौन सा टाइम कहेगी कि आप इस टाइम पर इस मेडिसिन को लीजिए। ऑप्शन में विथ ईच मील एंड स्नैक, 1 hour बिफोर एंड ईच मील आफ्टर एंड एट बेड टाइम, 1 hour आफ्टर ईच मील एंड एट बेड टाइम, या फिर 3 times a day। तो जो सुक्रालफेट मेडिसिन है जनरली कब दी जाती है, जब आपको अल्सर हो, या फिर जो सुक्रालफेट मेडिसिन है इसका यूज़ अल्सर के साथ साथ, गैस्ट्रिक अल्सर के साथ साथ यदि आपको पेप्टिक अल्सर टाइप से भी फील हो या फिर ड्यूडेनल अल्सर हो, तो इस केस में दी जाती है। तो यहाँ पर एज अ नर्स आप क्या कहेंगे पेशेंट को कि एक मेडिसिन लेना है आपको ईच मील एंड एट अ बेड टाइम, सुबह के खाने के पहले एक लेनी है और खाने के पहले तो कब लेना है, 1 hour बिफोर, क्योंकि इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सुक्राल से हो सकता है, गैस्ट्रिक अल्सर हो, पेप्टिक अल्सर हो। तो यहाँ पर जो भी पेप्सिन है उनको क्या करेगा ये, और जहाँ पर स्पेशली अल्सर है सुक्रालफेट क्या करेगा, वहाँ पर एक कोटिंग का काम करेगा, जिसके कारण क्या होगा, आपको रिलीफ रहेगा। तो यहाँ पर सुक्रालफेट का जो काम क्या है, इनहिबिट द एक्शन ऑफ पेप्सिन, जो पेप्सिन है उसके एक्शन को क्या करना, कम करना, या फिर जो पेप्सिन रिलीज हो रहा है जहाँ पर अल्सर है तो वहाँ पर क्या करना, कोटिंग कर देना, एक तरीके से कवर कर लेना उस अल्सर को, एक इसका काम है सुक्रालफेट का। तो जब भी ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब की जाएगी पेशेंट को तो कहा जाएगा कि आप इसको खाने के पहले लें, ईच मील, दैट मीन्स यदि आप मॉर्निंग में खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं उसके पहले, और आफ्टर इवनिंग में। नेक्स्ट वन इज स्टेट एन एग्जाम्पल ऑफ 3-hydroxy-3-methyl ग्लूट्रेल एंजाइम ए रिडक्टेज इनहिबिटर। तो यहाँ पर जो मेडिसिन है वो क्या है, 3-hydroxy-3-methyl ग्लूट्रेल एंजाइम HMHCoA। तो यहाँ पर जो HMHCoA मेडिसिन है, यहाँ पर आपको बताना है कि इसका एक एग्जाम्पल क्या है, सिम्वास्टेटिन, नियास्पेन, या फिर फिनोवाइब्रेट, या फिर क्वेस्ट्रेन। तो ये मेडिसिन है जो जनरली एग्ज़ाम में आपको आती हैं, स्पेशली इस टाइप के क्वेश्चन आपके जो भी लोग SGPGI का पेपर देने वाले हैं उसके लिए प्रिपेयर करके रखें। तो यहाँ पर ये जो मेडिसिन है 3-hydroxy-3-methyl ग्लूट्रेल कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स, जो भी लोग डाइट पर रहते हैं या फिर उनको वेट लॉस कम करने के लिए मेडिसिन है जो दी जाती है। तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल इसका वो क्या है, वो है सिम्वास्टेटिन। क्या है, सिम्वास्टेटिन। जो भी लोग को ओबेसिटी है या फिर कुछ हार्ट प्रॉब्लम है, अपना वजन कम करना चाहते हैं, तो उसमें क्या करेगी, हेल्प करेगी ये मेडिसिन। बट जनरली कोई भी मेडिसिन है इस डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करेगी। इस टाइप की मेडिसिन के साथ में डॉक्टर आपकी डाइट, मेडिसिन के अलावा आपकी डाइट और एक्सरसाइज भी प्रिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हेल्थ इज कंसिडर्ड एज। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक ही मेडिसिन का नाम बताया, आपको यहाँ पर 3-hydroxy-3-methyl ग्लूट्रेल कोएंजाइम रिडक्टेज इनहिबिटर्स क्लास की जितनी भी मेडिसिन आती है उनके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, जरूरी नहीं आपको सिम्वास्टेटिन ही एग्जाम में मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अकॉर्डिंग टू द होलिस्टिक कॉन्सेप्ट हेल्थ इज कंसिडर्ड एज। तो हमने हेल्थ के अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब क्या है, एन एब्सेंस ऑफ डिसीज, प्रॉपर एडजुवेंट एनवायरनमेंट, गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, a sound body and a sound mind, living with a sound family surrounded by a sound environment। तो होलिस्टिक कॉन्सेप्ट का मतलब है, और होलिस्टिक कॉन्सेप्ट जो दिया गया उसके अकॉर्डिंग हेल्थ का मतलब क्या होगा, साउंड बॉडी एंड अ साउंड माइंड एंड लिविंग इन अ साउंड फैमिली सराउंडेड बाय अ साउंड एनवायरनमेंट। जो शांत आपकी बॉडी है, दिमाग भी शांत होना चाहिए, कब रहेगा, जब आपकी फैमिली और आपके आस पड़ोस का माहौल शांत रहेगा। तो इसीलिए होलिस्टिक कॉन्सेप्ट में हेल्थ को क्या बताया गया है कि साउंड बॉडी एंड अ साउंड माइंड, लिविंग विथ अ साउंड फैमिली सराउंडेड बाय अ साउंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट वन इज, इन विच ईयर वॉज इंडिया डिक्लेयर्ड स्मॉल पॉक्स फ्री। तो भारत को स्मॉल पॉक्स फ्री कब डिक्लेयर किया गया था, 1966 में।
1977 में, 1985 में या फिर 1987 में? तो स्मॉल पॉक्स फ्री इंडिया डिक्लेयर हुआ था 1977 में। कब किया गया था? 1977 में। और ये डिक्लेरेशन कौन देता है? WHO। नेक्स्ट वन इज एट व्हाट पॉइंट इन टाइम इन द पॉपुलेशन असेस्ड फॉर कैलकुलेशन ऑफ क्रूड बर्थ रेट? एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्रूड बर्थ रेट क्या है, या फिर इसको कैलकुलेट कब कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर पूछा है कि जो पॉपुलेशन असेस की जाती है क्रूड बर्थ रेट से, वो कब की जाती है, कौन सा एक जो व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम है जो यहाँ पर यूज़ किया गया, कौन सा दिन है जो डेट है जो यूज़ की जाती है CBR के लिए? 31 दिसंबर, 1 जनवरी, 1 जुलाई या फिर 30 जून? तो यहाँ पर क्रूड बर्थ रेट के लिए जो पॉइंट ऑफ टाइम है, जो डेट है, वो कौन सी होती है? वो होती है 1 जुलाई। यदि फॉर्मूला पूछे आपको, हो सकता है क्रूड बर्थ रेट निकालने को पूछे, तो आपको याद होना चाहिए। तो क्रूड बर्थ रेट का मतलब क्या है पहले जान लेते हैं। द क्रूड बर्थ रेट इज द एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। की जो टोटल पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन में एक साल के अंदर कितने बच्चों ने जन्म लिया। तो यहाँ पर जो क्रूड बर्थ रेट है ये जनरली रेशियो के तौर पर कैलकुलेट की जाती है। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए, एनुअल नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन। यदि आपको लाइन एग्जाम में लिखी आ जाए तो आपको क्या मार्क करना हो? क्रूड बर्थ रेट। अब यहाँ पर यदि क्रूड बर्थ रेट आपको एग्जाम में पूछी जाती है तो आप कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ पीपल इन अ पॉपुलेशन। तो यहाँ पर CBR का फॉर्मूला है टोटल नंबर ऑफ बर्थ, जितनी भी जो आबादी है वहाँ पर जितने जन्म हुए हैं और जितनी पॉपुलेशन है उसको आपको क्या करना है? 1000 से जो मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको याद रखना है, जितने जन्म हुए हैं एक साल में और जितनी टोटल पॉपुलेशन है उस टाइम की इंटू 1000। तो यदि यहाँ पर एग्जाम्पल में तो USA की 2005 की पॉपुलेशन बताई है, यदि आपको इंडिया की पॉपुलेशन दे दी जाए तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बर्थ है। यदि 2020 का पूछा जाए तो 2020 में आपको यहाँ पर लिखना है कितने जन्म हुए हैं, टोटल इंडिया की पॉपुलेशन एट प्रेजेंट कितनी है, वो इंटू 1000 करके आपको मल्टीप्लाई करके निकालना होगा, जो आपकी क्या निकलेगी? CBR निकलेगी। नेक्स्ट वन इज, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में CBR निकालने के लिए पॉपुलेशन बताई जाएगी और जन्म बताया जाएगा कि इतने हैं जो बर्थ हुए हैं इस साल में। देन आपको ये फॉर्मूला यूज़ करके क्या करना है, जो CBR है वो कैलकुलेट करके। हु प्रोपाउंडेड द जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज? तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज किसने दी थी? फेमस थ्योरी है जर्म थ्योरी, जिसमें पॉजिटिव एजेंट का है जो होस्ट से किस तरीके से कनेक्शन हो गया, फिर किस तरीके से डिसीज कॉज करेगा, वो है जर्म थ्योरी। दी किसने थी? रॉबर्ट कोच, लुइस पास्चर, ल्यूवेनहॉक या फिर एम्ब्रॉयस पैरे? तो जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज किसने दी थी? लुइस पास्चर ने। किसने दी थी? लुइस पास्चर ने। जर्म थ्योरी ऑफ डिसीज के अकॉर्डिंग, जो जर्म थ्योरी है डिसीज की, इसके अकॉर्डिंग सर्टेन डिसीज आर कॉज्ड बाय द इन्वेजन ऑफ द बॉडी बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल बी सीन एक्सेप्ट थ्रू माइक्रोस्कोप। जर्म थ्योरी के अकॉर्डिंग कहा गया था कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे, पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म, जो आपकी बॉडी में एंटर हो जाएंगे, इन्वेड हो जाएंगे और कुछ माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे। नेक्स्ट वन इज अ गुड इंडिकेटर ऑफ अवेलेबिलिटी, यूटिलाइजेशन एंड इफेक्टिवनेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज इन अ कंट्रीज। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि कंट्री में जो भी अवेलेबिलिटी है आपके पास, तो यहाँ पर आपको बताना है कि अच्छा इंडिकेटर कौन सा है कि जो हेल्थ केयर सर्विसेज आपको देनी है अपनी कंट्री में, तो कैसे है जो इफेक्टिव होगी वो, या फिर ये कह सकते हैं कि किस तरीके से सही तरीके से हम है जो दे सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं कि सही से जो हेल्थ केयर है वो दी गई है नहीं। ऑप्शन में IMR इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट, हॉस्पिटल बेड एक्यूपेसी रेट, दैट मीन्स कितने बेड फुल हैं हॉस्पिटल में वो रेट, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स, डेलीज का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, याद रखना है, डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। तो यहाँ पर गुड इंडिकेटर है जो अवेलेबिलिटी यूटिलाइजेशन ऑफ इफेक्टिवनेस का हेल्थ केयर सर्विसेज को लेके इंडिया में या फिर हर एक देश का, वो क्या है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। क्या है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट का मतलब होगा
इज द नंबर ऑफ डेथ पर 1000 लाइव बर्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 1 ईयर ऑफ एज। 1 साल तक के एज ग्रुप के बच्चों की डेथ का होना। यहाँ पर आपको मेनली फॉर्मूला याद रखना है, आपसे IMR कैलकुलेट करने के लिए भी कह सकते हैं, और डेलीज का जो फुल फॉर्म है ये भी याद रखें। नेक्स्ट वन इज द टाइम इंटरवल बिटवीन द इन्वेजन बाय एन infectious agent and the appearance of the first sign symptom of a disease is known as। तो ऐसा टाइम पीरियड, ऐसा टाइम इंटरवल जिसमें आपकी बॉडी में इन्फेक्शियस एजेंट इन्वेड होना मतलब एंटर हो जाए और पहले लक्षण शो करे, साइन सिम्टम्स शो करे डिसीज के, वो क्या कहलाएगा? टर्मिनल पीरियड, लेटेंट पीरियड, क्वारंटाइन पीरियड या फिर इंक्यूबेशन पीरियड। तो टाइम पीरियड कहलाता है इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाएगा? इंक्यूबेशन पीरियड। अलग अलग डिसीज का इंक्यूबेशन पीरियड है जो अलग अलग होता है। तो यहाँ पर क्वारंटाइन भी आता है। तो क्वारंटाइन का मतलब होगा जो हेल्दी पीपल है, यदि आप किसी इन्फेक्टेड पर्सन से मिले हैं लेकिन आपकी बॉडी में इन्फेक्शन नहीं, तब भी आपको उतने टाइम के लिए सुरक्षित जगह पर रख दिया जाएगा, वो क्या कहलाएगा? क्वारंटाइन पीरियड। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिनोमिनेटर ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। तो MMR का जो डिनोमिनेटर है वो क्या है? मिड ईयर पॉपुलेशन, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप इन द सेम एरिया एंड द सेम ईयर, नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप, या फिर टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम एरिया एंड द ईयर। तो अब यहाँ पर आपसे पूछा है डिनोमिनेटर ऑफ मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो। नॉमिनेटर होता तब आप अलग मार्क करते, लेकिन डिनोमिनेटर पूछा है तो क्या है? टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम एरिया। पर डिनोमिनेटर पूछते हैं तब आपको क्या करना है? लाइव बर्थ। यहाँ पर पूरा याद नहीं रहता आपको, लाइव बर्थ याद रखें। और न्यूमरेटर पूछते हैं तब क्या करना है? मैटरनल डेथ। और यहाँ पर जो मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो है, यहाँ पर जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है दोनों आते हैं। यदि न्यूमरेटर पूछे तो मैटरनल डेथ कब से लेके, कंसीव करने से लेके डिलीवरी के 42 डेज बाद तक भी यदि मैटरनल डेथ हो जाती है तो वो किस में आएगी? न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में जो भी लाइव बर्थ हुआ है वो बच्चा है जो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर जो नंबरिंग यूज़ की जाती है वो क्या होती है? 1 लाख। कितना? 1 लाख। यहाँ पर फॉर्मूला भी आपको प्रेजेंट करते हैं। मैटरनल मॉर्टेलिटी रेशियो में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर तो क्लियर हो गया, लेकिन आपको यदि यहाँ पर MMR में कैलकुलेट करने के लिए पूछा जाता है लाइव बर्थ कितने पर? 1 लाख फीमेल पर। और जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप है वो कितना माना गया है? 45 to 50 ईयर्स तक का। नेक्स्ट वन इज, और जो फर्टाइल एज ग्रुप यहाँ पर हम इसको ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज इन इंटीग्रेटेड डिसीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया Which of the following diagnosis is done by a PSC मेडिकल ऑफिसर। तो यहाँ पर डिसीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट ऑफ इंडिया के तहत PHC पर जो मेडिकल ऑफिसर है वो किस टाइप का डायग्नोसिस कर सकता है? प्रिजम्पटिव, सिंड्रोमिक, कन्फर्म या फिर लेबोरेटरी। तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोजेक्ट पहले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल ऑफिसर PHC में है, यदि किस टाइप का डायग्नोस बना सकता है? प्रिजम्पटिव डायग्नोस। जो मेडिकल ऑफिसर है वो किस टाइप का डायग्नोस बना सकता है? प्रिजम्पटिव। और जो IDSP प्रोजेक्ट है इसके जो कोर फंक्शन है, दैट मीन्स मेन फंक्शन है, वो क्या है? डिसीज का डिटेक्शन, नोटिफाई करना और प्रायोरिटी वाइज डिसीज को, लेबोरेटरी कंफर्मेशन, डेटा को रिपोर्ट करना, मैनेज करना, एनालिसिस करना और इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन। ये सभी किसके तहत आएंगे? IDSP के तहत। तो IDSP प्रोजेक्ट हम एक सेपरेट क्लास में पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें से आपको जो यहाँ पर चारों ऑप्शन दिए हुए हैं इस टाइप के पूछ सकते हैं एग्जाम में कि कौन इनको कंफर्म करेगा। नेक्स्ट वन इज व्हेन अ डिसीज इज कॉन्स्टेंटली प्रेजेंट विद इन अ जियोग्राफिकल एरिया इट इज कॉल्ड एज। जब कोई डिसीज एक किसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में हो तब हम उसके लिए क्या कहेंगे? एपिडेमिक, स्पोरेडिक, पेंडेमिक या फिर एंडेमिक। तो यहाँ पर उस डिसीज़ के लिए हम क्या कहेंगे? वो कहलाएगी एंडेमिक डिसीज़। क्या होगी? एंडेमिक डिसीज़। और यहाँ पर क्योंकि साफ कहा है कि किसी एक जियोग्राफिकल एरिया को अफेक्ट कर रही है, लेकिन यदि यही डिसीज़ किसी कम्युनिटी में है, किसी गांव में है तो एंडेमिक होगी। लेकिन यदि यही डिसीज़ वाइड रेंज पर अफेक्ट करती है, यदि एक गांव से 10 गांव में तक हो जाती है या फिर पूरे एक देश में हो जाती है तो ये क्या कहलाएगी? एपिडेमिक। लेकिन यदि यहाँ पर पूरे वर्ल्ड वाइड हो जाती है तो हम इसको क्या कहेंगे? पेंडेमिक। नेक्स्ट वन इज
द कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन टू प्रोवाइड वार्मथ फॉर स्टेबल लो बर्थ वेट इन्फेंट्स इज, यदि लो बर्थ वेट इन्फेंट क्या स्टेबल है तो उसके लिए कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन कौन सा होगा गर्माहट देने के लिए, वार्म रखने के लिए? रेडिएंट वार्मर, इंक्यूबेटर, कंगारू मदर केयर या फिर फोटोथेरेपी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन पूछा है यहाँ पर कि बेबी को वार्म रखना है बच्चा, लेकिन क्या है स्टेबल लो बर्थ वेट इन्फेंट है। किससे हम अच्छा गर्माहट दे सकते हैं बच्चे को? KMC, क्योंकि कॉस्ट इफेक्टिव पूछा है, बच्चा LBW है लेकिन स्टेबल केस में है, तो हम किससे दे सकते हैं? कंगारू मदर केयर से। कैसे? कंगारू मदर केयर से भी बच्चे को वार्म रख सकते हैं। एक जो पर यहाँ पर एक कह सकते हैं KMC देने का ड्यूरेशन होता है, कितना होता है? 1 आवर तक। नेक्स्ट वन इज KMC कब तक दी जानी चाहिए? तो कुछ बुक्स में 2.5 kg दिया हुआ है और कुछ बुक्स में 3 kg तक दिया हुआ है कि जब तक बच्चा 3 किलो का ना हो जाए, 3 kg का ना हो जाए, तब तक हमें KMC को कंटिन्यू रखना है। फैमिली का कोई भी हेल्दी मेंबर है जो KMC दे सकता है। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी सजेस्टिव इन अ न्यूबॉर्न विथ स्केफॉइड एब्डोमेन एंड रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस? तो यहाँ पर क्या सजेस्ट किया जाएगा जिस बच्चे को क्या स्केफॉइड एब्डोमेन है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है न्यूबॉर्न बेबी को? ट्रैक्यूइसोफेगल फिस्टुला, डायफ्रेगमेटिक हर्निया, एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट या फिर क्लेफ्ट पैलेट? तो यहाँ पर न्यूबॉर्न बेबी में ये साइन दिख रहे हैं, स्केफॉइड एब्डोमेन दिख रहा है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस भी है। तो उस बच्चे को और क्या है जो हो सकता है जिसके कारण ही हो रहा है? तो वो क्या है? डायफ्रेगमेटिक हर्निया। नेक्स्ट वन इज द ड्रग ऑफ चॉइस टू रिलीव एंजाइटी ड्यूरिंग एन अनॉक्सिक स्पेल्स इज? तो अनॉक्सिक स्पेल है यदि किसी के लिए, तो कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है जो यूज़ की जाएगी? ऑप्शन में है यहाँ पर इंजेक्शन सोडियम बाइकार्बोनेट, इंजेक्शन मॉर्फिन या फिर इंजेक्शन प्रोप्रेनॉल या फिर इंजेक्शन इंडोमिथासिन। तो यदि किसी को अनॉक्सिक स्पेल है, ये तो हम इसके लिए क्या कहते हैं? इंक्रीज साइनोसिस विथ शॉर्टिंग ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सिस्टोलिक इंजेक्शन मर्मर साउंड, जो कि एक मेडिकल इमरजेंसी भी हो सकती है कभी कभी। तो इसको ट्रीट करने के लिए जो ड्रग ऑफ चॉइस होगी वो क्या होगी? इंजेक्शन मॉर्फिन। क्या होगी? इंजेक्शन मॉर्फिन। साइनोटिक स्पेल्स भी हम जिसको कहेंगे, और ये क्या कहलाता है? एनॉक्सिक स्पेल्स। जनरली जो साइनोटिक स्पेल है इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या होगा? साइनोटिक स्पेल्स में बच्चों में जनरली देखने को मिलेगा, बच्चे बहुत देर तक रोएंगे, क्या करने लगते हैं? सांस चढ़ाना, जिसको हम हिंदी में बोलें तो उसको हम क्या कहते हैं? साइनोटिक स्पेल। क्योंकि जब सांस ही नहीं लेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो इसी तरीके से अनॉक्सिक स्पेल में क्या होगा? साइनोसिस बढ़ेगा। तो यहाँ पर जब साइनोसिस बढ़ेगा तो हम उसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं? जो कि किसके कारण हुआ है? एंजाइटी के कारण हुआ है। तो क्या है? मॉर्फिन के थ्रू हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज विच चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी प्रेजेंट विथ रैकॉन आइज? तो यहाँ पर कौन सी चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी है जो रैकॉन आइज में देखने को मिलेगी, या फिर रैकॉन आइज हैं तो कौन सी चाइल्डहुड डिसीज के साथ ही सिम्टम होंगे? रेटिनोब्लास्टोमा, न्यूरोब्लास्टोमा, रैब्डोमा सार्कोमा या फिर एविंग सार्कोमा? तो जो यहाँ पर रैकॉन आइज है एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आपकी आँखों के दोनों साइड अराउंड बोथ आइज में क्या होगा? ब्रशेस देखने को मिलेंगे। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं आँखें आपको छिली हुई सी देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर वो क्या है? रैकॉन आइज। और रैकॉन आइज किस में देखने को मिलेगी? जिनको न्यूरोब्लास्टोमा हो। तो एक चाइल्डहुड मैलिग्नेंसी है, जनरली इस तरीके से आँखें हैं जो देखने को मिलेंगी। वो कब होगा? न्यूरोब्लास्टोमा में। तो एक तरीके का साइन भी हम कह सकते हैं रैकॉन आइज। नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रिस्प्रिंग्स डिसीजेज। इस तरीके से यदि आपको आंखें एग्जाम में दी जाती हैं, पूछा कि ये क्या है, तो ये क्या है? रैकॉन्स आइज। नेक्स्ट वन इज द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ रिस्प्रिंग्स डिसीजेज। तो रिस्प्रिंग्स डिसीज में क्या होगा? जो गैंग्लियन सेल हैं वो क्या रहेंगी? एब्सेंट रहेंगी। तो यहाँ पर रिस्प्रिंग्स डिसीज का सर्जिकल मैनेजमेंट क्या है, जिसको मेगा कॉलोन भी कह सकते हैं? ऑप्शन में पोस्टीरियर सेजाइटल एनोरेक्टोप्लास्टी, सोप पुल थ्रो प्रोसीजर, निसेन फंडोप्लिकेशन, हाइड्रोस्टैटिक रिडक्शन। तो यहाँ पर क्या है जो सर्जिकल प्रोसीजर होगा? किस सर्जरी के थ्रू हम रिस्प्रिंग्स डिसीज को या फिर जो
कंजेनाइटल मेगा कोलोन डिसीज उसको ट्रीट कर सकते हैं, तो वो सोप पुल थ्रो प्रोसीजर। सोप पुल थ्रो प्रोसीजर में क्या होगा, म्यूकोसा एंड सब म्यूकोसा को रेक्टम के यहाँ से पुल किया जाएगा थ्रू द नॉर्मल गैंग्लियोनिक वावल्स एंड ए गैंग्लियोनिक म्यूकोसलर कफ ऑफ द रेक्टम। तो यहाँ पर जनरली आपको इतना याद नहीं रखना है, प्रोसीजर का नाम याद रखें, सोप पुल थ्रो प्रोसीजर, जो कि नॉर्मल रेक्टम इस तरीके से होगा, कोलोन एंड रेक्टम। लेकिन जो हिरस्प्रिंग डिसीज है तो यहाँ पर क्या होगा, गैंग्लियोनिक सेल्स, नर्व गैंग्लियोनिक सेल्स में क्या होंगी, एब्सेंट होंगी। तो यहाँ पर श्रंकन रेक्टम क्या होगा, धीरे धीरे श्रिंक रहेगा या फिर ब्लॉकेज भी क्रिएट कर सकता है। तो इसको किससे हम ट्रीट करेंगे, प्रोसीजर से, होगा सोप पुल थ्रो प्रोसीजर। नेक्स्ट वन इज द डर्मल स्टेटिंग ऑफ जॉइंटिस यूज्ड इन क्लिनिकल गाइड टू आइडेंटिफाई द लेवल ऑफ जॉइंटिस वाज डेवलप्ड बाय। तो यहाँ पर डर्मल स्टेनिंग है जॉइंटिस के लिए, दैट मीन्स आपकी स्किन कितनी येलो दिख रही है बिलिरुबिन लेवल बढ़ने के कारण, तो कौन सा जॉइंटिस का लेवल है जो आइडेंटिफाई करना है, तो किसने डेवलप किया था, वर्जीनिया अपगार ने। तो इन्होंने अपगार स्कोर दिया था, क्रेमर, सरनट या फिर एडगर रॉय। तो जॉइंटिस के लिए डर्मल स्टेनिंग बताया था, ये किसने दिया था, ये दिया था क्रेमर ने। इनके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड क्रेमर स्केल या फिर हम क्रेमर स्केल कहते हैं, जो कि जॉइंटिस में बिलिरुबिन का लेवल कितना है जिसके कारण जो बॉडी में येलोनेस देखने को मिलेगी। तो यदि डर्मल जोन फर्स्ट है, जिसके लिए क्या कहा है, फेस, यदि ओनली फेस पर दिखता है तो हम कितना बिलिरुबिन लेवल कंसीडर करेंगे, 4 to 6 mg/dl। चेस्ट अपर एब्डोमेन में डर्मल जोन सेकंड आएगा, लोअर एब्डोमेन एंड थाई में डर्मल जोन थर्ड, फोर्थ आता है आर्म एंड लोअर लेग्स में। यदि पाम्स और सोल्स में भी दिखता है, दैट मीन्स बिलिरुबिन लेवल कितना है, 15 से 20 mg/dl। तो यहाँ पर इन्होंने 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है डर्मल जोन को, फेस, चेस्ट अपर एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन एंड थाई, आर्म्स, लोअर लेग्स एंड लास्ट वन इज द पाम्स एंड सोल्स। तो यहाँ पर आपको इनका जो मॉडिफिकेशन, जो क्रेमर स्केल है, इसके लिए यूज़ की जाती है, जॉइंटिस में बिलिरुबिन लेवल कितना बढ़ा हुआ है उसको चेक करने के लिए। और डर्मेटिकल क्यों कहा गया, क्योंकि आपकी बॉडी कितनी येलोइश टाइप से दिख रही है वो यहाँ पर चेक किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में इसकी स्टेज जरूर आती हैं। क्वेश्चन है द स्टेज ऑफ ग्रीफ वर इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो ग्रीफ की जो स्टेज है किसने दी थी, सिगमंड फ्रूड, कोल्सबर्ग, जीन पियागेट या फिर एलिजाबेथ कुबलर-रॉस ने। तो यहाँ पर जो स्टेज ऑफ ग्रीफ की 5 स्टेज दी थी, किसने दी थी एलिजाबेथ कुबलर-रॉस ने। इनके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर ग्रीफ की स्टेज हैं, इनके अकॉर्डिंग ग्रीफ का मतलब है कि आपका कोई लव्ड वन कुछ हो जाता है, उसको आपकी जॉब चली जाती है, आपका कुछ चोरी हो जाता है, तो वही एक तरीके का ग्रीफ हम जिसको कहेंगे, दुख कह सकते हैं एक तरीके से हिंदी में बात करें। तो इनकी स्टेज हैं जो एग्जाम में आपको सीक्वेंस में लगाने आ सकती हैं। सीक्वेंस क्या होगा, पहले डिनाई होगा कि एंगर होगा कि बार्गनिंग होगी कि डिप्रेशन होगा। तो यहाँ पर आपको DABDA के नाम से याद रखना है, क्या DABDA, जिससे आपको इजी रहे। डिनाइल, यदि आपको पता चलता है, यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर तो डिवोर्स यूज़ किया है वर्ड, लेकिन पता चलता है कि आपका रिजल्ट आया है, आपने बहुत अच्छा पेपर दिया है, लेकिन आप फेल हो गए, आप क्या हो गए, फेल हो गए, तो आप उस चीज़ को क्या करेंगे, डिनाई करेंगे कि ऐसा नहीं हो सकता। देन आफ्टर आप एंगर, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगी कि मैं ही क्यों, मेरे साथ वाले ने तो टॉप कर लिया, मैं क्यों फेल हो गया। फिर आएगा बार्गनिंग, आप अपने आप से कहेंगे कि पेपर तो मैंने अच्छा दिया लेकिन फिर भी ऐसा क्यों हुआ। एंड देन वन आप डिप्रेस्ड भी रहेंगे, दुख भी होगा आपको कि ये चीज़ मेरे साथ ही क्यों हुई है। लास्ट वन आपको एट द लास्ट आपको एक्सेप्ट ही करना होगा कि आप फेल हुए हैं। देन आफ्टर आप क्या करेंगे, उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर तो मैंने आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से एग्ज़ाम का है जो एग्जाम्पल लिया, पेपर का एग्जाम्पल लिया, लेकिन ग्रीफ की स्टेज है जो किसी लव्ड वन की डेथ, किसी की जॉब चली जाना, चोरी हो जाना, इन सभी चीज़ों पर भी एप्लीकेबल होगी। तो डिनाइल, आप डिनाई कर रहे हैं उस चीज़ को, एक्सेप्ट। दूसरा आता है एंगर, आपको गुस्सा आएगा, फिर आप बार्गेनिंग करेंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, लास्ट वन आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये मेरे साथ ऐसा हुआ है। नेक्स्ट वन इज अ कॉमन रिएक्शन ऑफ प्री स्कूल चिल्ड्रन टू हॉस्पिटलाइजेशन इज। तो जो प्री स्कूल चिल्ड्रन हैं, तो प्री स्कूल चिल्ड्रन कौन से होते हैं, जिनकी एज 3 to 6 ईयर एज ग्रुप रहेंगे जनरली। तो
यदि उनको हॉस्पिटलाइज किया जाता है तो क्या होगा, रिग्रेशन होगा, फ्रिक्वेंट गिल्ट होगा, थम सकिंग होगा या फिर इमोशनल स्विंग्स होंगे। तो हॉस्पिटलाइजेशन में जो प्री स्कूल चिल्ड्रन होंगे उनमें क्या होगा, रिग्रेशन, क्या होगा, रिग्रेशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज, यहाँ पर कुछ 5 से 6 क्वेश्चन साइकेट्रिक के ऐड किए हुए हैं। क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ड्रग्स बिलोंग्स टू मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट ग्रुप एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी मेडिसिन MOAI मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन है, किसी एक को छोड़कर। फेनाल्जीन, नेफाजोडोन, ट्रांसाइक्लोप्रोमाइन या फिर आइसोकार्बोक्सिल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी मेडिसिन है जो MOAI नहीं है, MOAI नहीं है, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स एंटी डिप्रेसेंट। तो एंटी डिप्रेसेंट में जनरली सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स होते हैं, मोनो अमीनो ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं, ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट होते हैं। तो यहाँ पर जो है नेफाजोडोन है, क्या है, TC ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है, TCA है, तो इसलिए आप इसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज, द फॉलोइंग आर द नेगेटिव सिम्टम ऑफ सीजोफेनिया एक्सेप्ट। तो सीजोफेनिया के सभी नेगेटिव सिम्टम है किसी एक को छोड़कर, दैट मीन्स एक क्या हो गया, पॉजिटिव सिम्टम हो गया। ऑप्शन में पॉवर्टी ऑफ स्पीच, सोशल आइसोलेशन, अफेक्टिव फ्लैटनिंग, लूज ऑफ एसोसिएशन। तो नेगेटिव सिम्टम कौन कौन से, यहाँ पर पॉवर्टी ऑफ स्पीच है, सोशल आइसोलेशन है, अफेक्टिव फ्लैटनिंग है, लेकिन लूज ऑफ एसोसिएशन किस में आ जाएगा, पॉजिटिव सिम्टम में। 2 तरीके के सिम्टम होंगे, के सिम्टम होते हैं सीजोफेनिया में, एक तो होते हैं नेगेटिव, दूसरे होते हैं पॉजिटिव। तो नेगेटिव सिम्टम में क्या होगा कि जो रिकवरी के चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं, कम होने लगते हैं, और जो पॉजिटिव सिम्टम है उसमें जो चांसेस ज़्यादा होते हैं, दैट मीन्स। तो यहाँ पर नेगेटिव सिम्टम है वो क्या है, अलोगिया, दैट मीन्स पॉवर्टी ऑफ स्पीच, फ्लैट ऑफ अफेक्ट, पुअर अटेंशन, एविलेशन, दैट मीन्स लॉस ऑफ मोटिवेशन, एहेनेडोनिया, एग्जाम में आता है लैक ऑफ प्लेजर, दैट मीन्स आपका किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, लॉस ऑफ सोशल इंटरेस्ट एंड अटेंशनल डेफिसिट। तो यदि ये सिम्टम क्या है नेगेटिव, और इस तरीके के सिम्टम यदि पेशेंट में दिखते हैं तो रिकवरी के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। फिर आते हैं पॉजिटिव, जिसमें ठीक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच, थॉट लैंग्वेज, थॉट डिसऑर्डर होगा जिसमें थॉट ब्लॉकेज होगा, लूज ऑफ एसोसिएशन होगा, डिसऑर्गेनाइज्ड बिहेवियर होगा, लेकिन इसमें फिर भी चांसेस होंगे ठीक होने के। तो यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव सिम्टम आपको याद रखना है। तो यहाँ पर पॉवर्टी ऑफ स्पीच, दैट मीन्स एलोगिया, सोशल आइसोलेशन, अफेक्टिव फ्लैटनिंग एंड लूज ऑफ एसोसिएशन। तो लूज ऑफ एसोसिएशन क्या है, ये पॉजिटिव सिम्टम है, बाकी सभी क्या है, नेगेटिव सिम्टम है सीजोफेनिया के। नेक्स्ट वन इज, a person's tendency to make up a response to a question when she or he cannot remember the answer is known as। तो ऐसी टेंडेंसी आपको किसी पर्सन की बताना है कि वो आंसर देना चाहता है लेकिन उसको आंसर याद नहीं है, कैन नॉट रिमेंबर द आंसर। तो इस चीज़ के लिए क्या कहेंगे हम, एग्नोसिया, मेमोरी लॉस, कन्फेबुलेशन या फिर अफासिया। तो क्या टर्म है जो यहाँ पर यूज़ किया जाएगा, जो पर्सन है जो आंसर देना चाहता है लेकिन उसको आंसर याद ही नहीं है, तो ये क्या कहलाएगा, कॉन्फेबुलेशन। क्या कहलाएगा, कॉन्फेबुलेशन। और एग्नोसिया का मतलब होगा द लॉस ऑफ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट और पीपल। ऐसी क्षमता या फिर ऐसी इनेबिलिटी जिसमें पर्सन क्या करेगा, ना वो अपने सामने वाले को पहचान पा रहा है। एग्नोसिया का मतलब होगा कि पर्सन की ऐसी क्षमता या फिर ऐसी इनेबिलिटी जिसमें वो किसी ऑब्जेक्ट और पर्सन को नहीं पहचान पा रहा। कन्फेबुलेशन का मतलब है कि वो कोई चीज़ बोलना चाहता है लेकिन नहीं बोल पा रहा है। अफेसिया का मतलब होगा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी, वो किसी पर्सन से, लैंग्वेज डिसऑर्डर जिसको हम कह सकते हैं अफासिया को, जो कि पर्सन्स की ऐसी एबिलिटी है कि वो प्रॉपर तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। नेक्स्ट वन इज एन अनकॉन्शियस डिजायर टू एस्केप फ्रॉम थ्रेटनिंग और डिसटेस्टफुल सिचुएशन, रनिंग अवे फ्रॉम होम, forgetting past but not basic skills, inability to recall one's past and often starting a new life with a new name are all characteristics of। तो यहाँ पर एक अनकॉन्शियस डिज़ायर जो आपके मन में पहले नहीं रही है लेकिन आपके साथ ऐसा हो गया, आप घर से भाग गए,
आपको अपना पास्ट अब कुछ भी याद नहीं, लेकिन जो काम आपसे बनता है वो आपको याद है, जो काम आपसे आता है आपको याद है। लेकिन आप किसी अपने के लिए जो भी पास्ट में आप छोड़ के आए उसको याद नहीं कर पा रहे हैं, आपने अपना नया नाम नई आइडेंटिटी के साथ है जो स्टार्ट कर लिया है, तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? एक तरीके से जो मूवीज़ में आपने देखा कि याददाश्त चली गई, पिछला पुराना कुछ भी याद नहीं, लेकिन आपको काम वाम करना अपना सब कुछ आता है, तो वही यहाँ पर है। तो उसके लिए हम क्या कहेंगे? साइकोजेनिक एमनेसिया, साइकोजेनिक फ्यूग, मल्टीपल पर्सनालिटी या फिर डीपर्सनलाइजेशन। तो यहाँ पर इसके लिए हम क्या टर्म यूज़ करेंगे? साइकोजेनिक फ्यूग। क्या करेंगे? साइकोजेनिक फ्यूग। नेक्स्ट वन इज a pattern of recurring multiple physical complaint that result in seeking treatment or significant impairment in social, occupation or other important areas of functioning and which cannot be fully explained by any known medical condition, it is known as, that means यहाँ पर क्वेश्चन है कि आप बार बार डॉक्टर के पास जा रहे हैं लेकिन आपको निकल जो प्रॉपर तरीके से कुछ टर्मिनोलॉजी के तौर पर हम कहें कि प्रॉपर कुछ नहीं निकल रहा है, आपने अपना पूरा चेकअप करा लिया तब भी आपको कुछ नहीं निकल रहा, लेकिन आपको मल्टीपल कंप्लेन है, आप कहते हैं मेरे हाथ पैर दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, लेकिन जब आपके टेस्ट होते तो आपको कुछ भी नहीं निकलता है, तो ये क्या कहलाएगा? हाइपोकॉन्ड्रियासिस, डिसोसिएशन, सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर या फिर सोमेटोसेंसरी डिसऑर्डर। तो ऐसे केस में फिजिकल कंप्लेन कर रहे हैं तो क्या होगा? सोमेटिक, आपकी बॉडी से रिलेट करता है। अब यहाँ पर आप बार बार चेकअप कराने जाते हैं लेकिन निकल कुछ नहीं रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? सोमेटाइजेशन डिसऑर्डर। नेक्स्ट वन इज इन विच कंडीशन ड्रग क्लोजापाइन विल बी डिसकंटिन्यूड परमानेंटली। तो कौन सी कंडीशन में क्लोजापाइन है जो क्या रहेगी? परमानेंट तरीके से डिसकंटिन्यू कर दी जाएगी। तो यहाँ पर जो क्लोजापाइन है एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है जो कि सीजोफ्रेनिया को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, लेकिन इसको कॉन्ट्राइंडिकेट भी कर दिया जाता है, परमानेंटली डिसकंटिन्यू भी कर दिया जाता है। कब? तो यहाँ पर ऑप्शन में एब्सोल्यूट न्यूट्रोफिल काउंट फॉल 2000 mm3, टोटल WBC काउंट फॉल्स बिलो 2000 mm3, टोटल WBC काउंट बिलो 5000। तो यहाँ पर आपको बताना है कि क्लोजापाइन को परमानेंटली डिसकंटिन्यू कब कर सकते हैं। तो एक एंटीसाइकोटिक ड्रग है क्लोजापाइन, सिजोफ्रेनिया को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, लेकिन इसको परमानेंटली डिसकंटिन्यू किया जाता है जब पेशेंट का जो WBC काउंट है 2000 पर mm³ से भी कम हो रहा हो, तब हम इसको क्या करेंगे? डिसकंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, फॉल्स लेबर पेन एंड लेबर पेन, ये हमने तीनों पढ़े हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन के कैरेक्टर कौन से हैं। ऑप्शन में इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, रिदमिक, फ्रीक्वेंट एंड पेनलेस, नॉन रिदमिक, इंटरमिटेंट एंड पेनफुल, रेगुलर, कंटिन्यूस एंड पेनफुल। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन जनरली 12th वीक ऑफ जेस्टेशन में फील होने लगते हैं, तो इस टाइम पर ना तो आपको फॉल्स लेबर पेन आएंगे ना ही ट्रू लेबर पेन आएंगे। लास्ट ऑप्शन है जो डी है, क्या है? ट्रू लेबर पेन, रेगुलर, कंटिन्यूस, पेनफुल। अब यहाँ पर जो नॉन रिदमिक, इंटरमिटेंट है, फॉल्स लेबर पेन का साइन है। अब यहाँ पर आता है इरेगुलर, इनफ्रीक्वेंट एंड पेनलेस है, क्या है? ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है जो कि पेनलेस रहेगा, इनफ्रीक्वेंट होगा और इरेगुलर होगा, और जनरली 12th वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद आपको फील होने लगेगा। नेक्स्ट वन इज 5 क्लीन प्रैक्टिसेस अंडर स्ट्रेटजीज फॉर एलिमिनेशन ऑफ न्यूनेटल टिटनेस इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। तो 5 क्लीन प्रैक्टिस यूज़ की जाती है न्यूनेटल टिटनेस को प्रिवेंट करने के लिए, जिससे बेबी को न्यूनेटल टिटनेस है जो ना हो पाए। तो कौन सी 5 क्लीन प्रैक्टिस है अकॉर्डिंग टू WHO के यहाँ पे हम बताएंगे। तो ऑप्शन में क्लीन सरफेस ऑफ डिलीवरी, क्लीन हैंड्स ऑफ द अटेंडेंट, न्यू ब्लेड फॉर कॉर्ड कटिंग या फिर क्लीन द एयरवे। तो न्यूनेटल टिटनेस को एलिमिनेट करने के लिए जो 5 स्ट्रेटजीज अपनाई जाती हैं, 5 क्लीन प्रैक्टिस अपनाई जाती हैं, इनमें से वो कौन सी नहीं है? तो वो है क्लीन एयरवे, और बाकी हैं कौन कौन सी WHO के अकॉर्डिंग? क्लीन अटेंडेंस हैंड, जो डिलीवरी अटेंड कर रहा है उसके हाथ क्लीन होना चाहिए, डिलीवरी सरफेस क्लीन होना चाहिए, क्लीन कॉर्ड कटिंग दैट मीन्स न्यू ब्लेड है जो रेजर इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाना चाहिए, क्लीन स्ट्रिंग टू टाई द कॉर्ड, जो कॉर्ड है वो क्लीन होना चाहिए कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए, टाई करने के लिए, क्लीन
क्लॉथ टू रैप बेबी एंड मदर। ये क्या है, 5 क्लीन चेन है WHO के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इससे हम क्या कर सकते हैं, न्यूनेटल टेटनस को प्रिवेंट कर सकते हैं और एलिमिनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज टेम्पररी डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द साइकेट्रिक हॉस्पिटल और असाइलम इज रिफर्ड एज। तो यदि पेशेंट को हम टेम्पररी, परमानेंट नहीं कह रहे हैं, टेम्पररी क्या कर देते हैं, डिस्चार्ज करते हैं पेशेंट को साइकेट्रिक हॉस्पिटल या असाइलम से, क्या कहलाएगा, टर्मिनेशन, एब्सकॉन्ड, एस्केप या फिर पैरोल। तो यहाँ पर पेशेंट डिस्चार्ज हुआ है, भागा नहीं है, तो हम भागा नहीं है हम क्या कहेंगे, एब्सकॉन्ड। जब पेशेंट अपनी खुद की मर्जी से भागना चाह रहा हो तो हम क्या कहेंगे, लामा। जब यहाँ पर पेशेंट को डिस्चार्ज किया गया हो, कुछ अपने काम से जाना चाहता हो बाहर हॉस्पिटल और असाइलम के, तब वो क्या कहलाएगा, पैरोल। संजय दत्त को आपने खूब देखा होगा न्यूज़ में, वो जेल में थे तो बार बार पैरोल पर बाहर आ रहे थे। नेक्स्ट वन इज नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इज हैज़ टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। तो यहाँ पर टेम्पररी डिस्चार्ज परमानेंट नहीं है, ध्यान से देखिए आप, परमानेंट कहते तो टर्मिनेशन होता, एब्सकॉन्ड और एस्केप तब होता है पेशेंट भाग जाता बिना बताए, पेशेंट बता के जाता आपको तब वो होता लामा। लेकिन यहाँ पर डिस्चार्ज किया गया है फुली, जो भी फॉर्मेलिटीज है उसके साथ, तो वो क्या है, पैरोल। नेक्स्ट वन इज नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरेपी शुड नो दैट इज हैज टू बी ह्यूमिडिफाइड बिकॉज। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के साइड में आपने देखा होगा कि आपको वाटर है जो देखने को मिलता है, तो वाटर क्यों यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन को ह्यूमिडिफाई किया जाता है, डायरेक्ट है क्योंकि ड्राई गैस है, डायरेक्ट आप है जो नहीं दे सकते, तो ऐसा क्यों किया जाता है। ऑक्सीजन इज अ हॉट गैस एंड इट में बर्न द ट्रैकिया, ऑक्सीजन इज अ ड्राई गैस एंड थिकन्स द म्यूकस, ह्यूमिडिफिकेशन क्लीन्स द गैसेस ऑफ बैक्टीरिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑक्सीजन इम्प्रूव्स। तो ऑक्सीजन सिलेंडर के यहाँ पर आपने देखा होगा जो वाटर लगा हुआ होता है, तो वो क्यों लगाया जाता है, क्यों, क्योंकि ह्यूमिडिफाई करने के लिए, क्योंकि ऑक्सीजन ड्राई गैस है और ड्राई गैस यदि आप डायरेक्ट बॉडी में भेजेंगे तो क्या होगा, ट्रैकिया में इरिटेशन होगा, साथ ही साथ यहाँ पर क्या होगा, म्यूकस को ये क्या करेगा, थिक करने का काम भी करेगा। तो इसीलिए डायरेक्ट है जो ड्राई गैस हम नहीं भेजेंगे, बाकी ह्यूमिडिफाई करके भेजेंगे। नेक्स्ट इज according to Eric Erikson stage of psychoanalytical development, which of the following development task is associated with adolescence। तो एडोलेसेंस एज ग्रुप में आपको बताना है साइको एनालिटिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग एरिक्सन की जो स्टेज है उसके अकॉर्डिंग कौन सी होगी, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियोरिटी, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, या फिर इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो एरिक्सन की स्टेज ऑफ साइको एनालिटिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस एज ग्रुप में पूछा है, प्री स्कूल, स्कूल, एडल्ट, इस एज ग्रुप में भी पूछ सकते हैं। तो एडोलेसेंस में क्या देखने को मिलेगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, क्या होगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। यदि इन्फेंसी में पूछें, इन्फेंसी का मतलब है 0 to 2 ईयर एज ग्रुप तक में पूछें, तब हम क्या कहेंगे, ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। टोडलर में पूछें तो टोडलर में क्या होगा, जो ऑटोनॉमी वर्सेस सेम एंड डाउट होगा। प्री स्कूल जो कि 3 से 6 साल तक के बच्चे, उनमें इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट होगा। चाइल्डहुड में पूछें, दैट मीन्स स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात करें हम, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी होगी। लेकिन यदि यही चीज़ एडोलेसेंट में पूछें तो क्या होगा, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। एडल्ट में पूछें तो इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। जनरली यही 5 ग्रुप तक का पूछा जाता है, 5 एडोलेसेंस एज ग्रुप तक का, लेकिन आपको एडल्ट का भी याद रखना है। नेक्स्ट इज बेंजोडाइज़ेपाम रिड्यूस एंजाइटी बाय एक्टिंग ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर। तो बेंजोडाइज़ेपाम मेडिसिन है, एंजाइटी को कम करने के लिए यूज़ की जाती है, एंजाइटी ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो इस कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पर काम करेगा, गाबा, डोपामाइन, सीरोटोनिन या फिर नॉर एड्रेनालिन। तो बेंजोडाइज़ेपाम किस एंजाइटी ट्रीट कर रहे हैं हम, तो कौन से न्यूरोट्रांसमीटर पर अफेक्ट करेगा, गाबा पर। नेक्स्ट इज थेराप्यूटिक लेवल ऑफ सीरम लिथियम। थेराप्यूटिक लेवल का मतलब है यहाँ पर जो मैनिया के पेशेंट में ट्रीट की जाएगी लिथियम वाल्प्रोएट या फिर लिथियम मेडिसिन, तो कितना लेवल तक है जो सही रहेगा। आफ्टर दैट यदि ये डोज ज़्यादा होता है तो लिथियम टॉक्सिटी होगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो सकती है। तो सीरम लिथियम लेवल कितना होना चाहिए, थेराप्यूटिक का मतलब है ट्रीटमेंट के लिए 2.5 to 3 MEQ पर लीटर
0.8 to 1.2 MEQ per liter, 1.5 to 2.0 MEQ per liter, F none of the above। तो सीरम लिथियम लेवल, थेरापीटिक लेवल ऑफ सीरम लिथियम कितना होना चाहिए? 0.8 से लेकर 1.2 MEQ पर लीटर तक। आफ्टर दैट क्या होगा? लिथियम टॉक्सिसिटी क्रिएट करेगा। नेक्स्ट इज एंटीरियर फॉन्टेनेल इज ऑल्सो नोन एज। तो एंटीरियर फॉन्टेनेल के लिए क्या कहा जाता है? ब्रैग्मा, लैम्डा सूचर्स या फिर पोस्टीरियर सूचर्स। तो जो यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल है इसके लिए क्या टर्म यूज़ किया जाता है? ब्रैग्मा। पोस्टीरियर के लिए क्या यूज़ किया जाता है? लैम्डा। क्या है? एंटीरियर के लिए ब्रैग्मा और पोस्टीरियर के लिए लैम्डा। एंटीरियर जो फॉन्टेनेल है जहाँ पर फ्रंटल, कोरोनल एंड सेजाइटल सूचर्स क्या होंगे? जंक्शन है जो कि डायमंड शेप का होगा और 18 महीने में क्लोज होता है। बेसिक टर्मिनोलॉजी है, याद रखना है, आपको एग्जाम में आता है। सबसे पहले क्लोज होना पूछे तो पोस्टीरियर और ऑक्सीपिटल फॉन्टेनेल है जो क्लोज होगा, जो कि जिसके लिए दूसरा नाम क्या यूज़ किया है? लैम्डा शेप का होगा, ट्रायंगुलर शेप का, जो कि 2 to 3 मंथ की एज में क्लोज हो जाता है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इज विच केमिकल प्रेजेंट इन द एक्रोमियल टिप ऑफ द स्पर्म फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ जोना पेलुसिडा ऑफ ओवम। तो स्पर्म डायरेक्ट तो ओवम को पेनिट्रेट नहीं करेगा, यहाँ पर कुछ केमिकल होंगे जो ओवम का जो जोना पेलुसिडा एरिया उसको पेनिट्रेट करने का काम करेगा। तो स्पर्म का जो हेड है, एक्रोमियल टिप है, वहाँ पर कौन सा केमिकल रहेगा? फॉर्मिनिल, एसिटाइल कोलिन, हाइलोयूरिडेज या फिर HCl। तो जो स्पर्म का हेड है, एक्रोमियल टिप है, वहाँ पर कौन सा केमिकल होगा जो कि ओवम को पेनिट्रेट करेगा? तो होगा हाइलोयूरिडेज। ये देखिए यहाँ पर जो जोना पेलुसिडा एरिया है इंटरनल, इसको पेनिट्रेट कौन करेगा? एक्रोमियल टिप है जो यहाँ पर जो केमिकल है हाइड्रोनिडेज है इसको पेनिट्रेट करेगा। क्योंकि स्पर्म तो मिलियंस में रिलीज होते हैं, लेकिन एसिडिक नेचर के कारण क्या हो जाते हैं? सभी यहीं पर मर जाते हैं, डेथ हो जाते हैं। कुछ जो स्ट्रॉन्ग स्पर्म होते हैं वही इसको पेनिट्रेट कर पाते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन हम जिसको कहेंगे। तो यहाँ पर जो जोना पेलुसिडा को क्रॉस करने के लिए जो एक्रोमियल टिप पर केमिकल होगा वो क्या होगा? हाइलोयूरिडेज। नेक्स्ट वन इज ब्लीडिंग फ्रॉम or onto the genital tract after the 28th week of pregnancy but before the birth of the baby is known as। जेनाइटल ट्रैक्ट से ब्लीडिंग होना 28 वीक की प्रेगनेंसी है, लेकिन बेबी डिलीवर होने के पहले क्या कहलाएगा? APH, इंट्रायूट्राइन डेथ, PPH या फिर इंट्रापार्टम हेमरेज। तो क्या टर्म यूज होगा कि 28 वीक के बाद, जेस्टेशनल पीरियड 28 वीक है, लेकिन डिलीवरी के पहले, बेबी डिलीवर होने के पहले जेनाइटल ट्रैक्ट से वाया वेजाइनल ब्लीडिंग होती है, जो टर्म यूज़ किया जाएगा वो होगा एंटीपार्टम हेमरेज। तो एंटीपार्टम हेमरेज का कॉमन कॉज है प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा, वासा प्रीविया। तो यदि आपको एंटीपार्टम हेमरेज का कॉज पूछा जाता है तो प्राइमरी कॉज होता है प्लेसेंटा प्रीविया। क्या है? प्लेसेंटा प्रीविया, एब्रप्टो प्लेसेंटा। और अनकॉमन में फिर और भी हो सकते हैं, कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, ट्रॉमा हो सकता है, वेजाइनल इन्फेक्शन हो सकता है, लेकिन जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है APH का एंटीपार्टम हेमरेज का प्लेसेंटा प्रीविया है जो मोस्ट कॉमन कॉज होगा। फिर आते हैं एब्रप्टो वासा प्रीविया। जनरली APH किसके कारण होता है? प्लेसेंटल कॉज के कारण, प्लेसेंटा में कुछ प्रॉब्लम हुई हो तब। PPH का कॉज पूछें तो एटोनिसिटी ऑफ द यूट्रस होगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल्लीपेरा? बहुत ही ईजी क्वेश्चन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नल्लीपेरा? तो नल्लीपेरा का मतलब क्या है? वन हु नेवर कंप्लीटेड द प्रेगनेंसी बियॉन्ड द स्टेज ऑफ वायबिलिटी, वन हु नेवर बिकम प्रेग्नेंट, वन हु बिकम प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, या फिर वन हु इज प्रेग्नेंट फॉर मोर देन वन टाइम। तो यहाँ पर नल्लीपेरा का मतलब होगा कि ऐसी प्रेगनेंसी जो कि वायबिलिटी तक क्या है? प्रेग्नेंट हुए हैं आप। नल्लीपेरा का मतलब है प्रेगनेंसी हुई है लेकिन वायबिलिटी स्टेज तक, दैट मीन्स आपने लाइव बेबी को बर्थ नहीं दिया है, तो क्या कहलाएगा? वन हु नेवर कंप्लीटेड द प्रेगनेंसी बियॉन्ड द स्टेज ऑफ वायबिलिटी। नल्लीपेरा का मतलब क्या होगा कि आप प्रेग्नेंट हुए हैं पहले, लेकिन बीच में ही आपका मिसकैरेज हो गया या फिर कुछ और रीजन से, लेकिन आपने कभी भी वायबल प्रोडक्ट, वायबिलिटी का मतलब है कि बच्चे को लाइव है जो पैदा नहीं किया है, जिंदा पैदा नहीं किया है, तो वो क्या कहलाएगा? नल्लीपेरा। नली ग्रेविडा का मतलब वन हु नेवर बिकम प्रेग्नेंट। नली ग्रेविडा का मतलब क्या है? कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हुए हैं। प्रीमी ग्रेविडा का मतलब होगा फर्स्ट टाइम प्रेगनेंसी। मल्टी ग्रेविडा का मतलब होगा एक से ज़्यादा बार प्रेगनेंसी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर आप लोग बताएंगे। GTPL स्कोरिंग आपको कैलकुलेट करना है। ऑप्शन में है, सॉरी क्वेश्चन है, गीता कम्स टू ANC क्लिनिक फॉर हर सेकेंड एंटीनेटल विजिट। तो गीता नाम की या सीता नाम की कोई भी नाम की लेडी हो सकती है, अपना दूसरा एंटीनेटल चेकअप करवाने आई है। उसकी हिस्ट्री है पहले से 2 previous abortion and 1 term delivery, हर ग्रेविड एंड पैराइटिस। तो यहाँ पर आपको ग्रेविडा और पैराइटी बताना है कि वो कितने बार प्रेग्नेंट हुई है या फिर नहीं हुई है। तो ग्रेविडा और पैराइटी आपको बताना है। तो यहाँ पर क्या है, सेकेंड एंटीनेटल चेकअप के लिए आई है वो। अपने हिस्ट्री उसकी पहले से क्या है, 2 previous अबॉर्शन हो चुके हैं, 1 टर्म डिलीवरी है और एट प्रेजेंट भी वो प्रेग्नेंट है। तो आपको यहाँ पर ये इसका आंसर देना है। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।